नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। प्रदेश के जो किसान भाई धान की फसल लेने के बाद रबी में गेहूं की खेती करते हैं, वे गेहूं की बुआई समय से नहीं कर पाते हैं। साथ ही इसके लिए खेत की तैयारी आदि पर खर्च भी अधिक होता है। ऐसी परिस्थितियों में किसान शून्य जुताई यंत्र से बिना खेत तैयार किए सीधे ही गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो इस शून्य जुताई यंत्र का प्रयोग आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रगतिशील किसान गुरबाज सिंह। लेकिन वो खेती में ही कुछ नया करना चाहते थे। इसके लिए वो काफी परिश्रम भी कर रहे थे। उसी दौरान कुछ वैज्ञानिकों के संपर्क में वे आए और तभी से वैज्ञानिक खेती के बारे में उनके विचार, नजरिए और दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। खरीफ में धान का उत्पादन लेने के बाद रबी में जीरो टिलेज से गेहूं की बुआई की। आज गेहूं की बिजाई कर रहे हैं और ये गेहूं की जो किस्म है ये DBW 187 है। ये फाउंडेशन बीज की हम बिजाई कर रहे हैं। ये भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल से पिछले साल हमने बीज लिया था और उसका हाथ के साथ कटिंग करवा के थ्रेशर में हार्वेस्टिंग करी थी, जिससे आज हमारे को फाउंडेशन बीज प्राप्त हुआ है और उसकी बिजाई चल रही है। हम अपने खेतों में पिछले 3 सालों से धान के फनों में और पराली में आग नहीं लगा रहे हैं। जैसा कि आप खेत देख रहे हैं, हमने SMS कंपेन के साथ हमने धान की हार्वेस्टिंग करी थी और धान के जो फन्ने हैं और पुराल है उसको रिवर्सिबल प्लो के साथ हमने पलटा लगा दिया था, ऊपर रोटावेटर चला के पानी दे दिया था। उसके बाद हमने स्वागा मार के ऐसे ही उसको जीरो टिलेज के हम साथ ड्रिल कर रहे हैं। DBW 187 वैरायटी को हम ड्रिल कर रहे हैं। किसान भाइयों, पहले ये जानते हैं कि क्या है जीरो टिलेज। खेत को बगैर जोते बिना बुआई का काम जीरो टिलेज मशीन के जरिए आसानी से कर सकते हैं। इस तकनीक में पिछली फसल की कटाई के बाद उसके खड़े अवशेषों या फानों को जीरो टिलेज मशीन द्वारा खेत को तैयार किए बिना ही बुआई की जा सकती है। इसीलिए इसे जीरो टिलेज तकनीक या सीधी बिजाई की तकनीक कहते हैं। जीरो टिलेज मशीन से गेहूं के बीज और खाद एक साथ खेतों में डाले जाते हैं। इस विधि से 1 घंटे में करीब 1 एकड़ की बिजाई कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और धान कटने के तुरंत बाद गेहूं लगाने में आसानी होती है। साथ ही पौधे से पौधे की दूरी सही रहने से उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। देखिए, ये जीरो टिलेज मशीन है जो पंजाब की बनी हुई है और इसमें 13 फाड़े हैं। 13 टन की ये जीरो टिलेज मशीन है, जिसमें एक बॉक्स में आप देख सकते हैं, एक बॉक्स में हम DAP डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं और दूसरे जो बॉक्स है उसमें हम गेहूं का बीज डालते हैं। और इसमें 1-2 टायर लगे हुए हैं जिनकी सहायता से हम ड्रिल मशीन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जब हम ड्रिल करते हैं तो किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका दाना है वो 3 से 4 इंच गहराई पर गिरना चाहिए, बत्तर में जाना चाहिए, नमी में जाना चाहिए, ताकि जो उसका अच्छी तरह से अंकुरण हो सके। कई बार ड्रिल मशीन ऊपर रह जाती है और दाना ऊपर गिर जाता है, तेज हवा के कारण ऊपर का बत्तर सूख जाता है, जिससे बीज में अंकुरण में दिक्कत आती है और पौधों की संख्या कम हो जाती है, जिससे किसानों का उत्पादन कम होता है और उनको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप किस वैरायटी का चयन कर रहे हैं। वैरायटी का बीज मोटा है, बारीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने बीज कितना डालना है। लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक, हमारी विश्वविद्यालय, खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटियां वो सिफारिश करती हैं कि हमें 40 किलो बीज प्रति किल्ले के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए और बिजाई के समय 1 बैग 50 किलो DAP डाई अमोनिया फास्फेट हमें अपने खेत में डालना चाहिए। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार रासायनिक खादों का प्रयोग कर सकता है। जमीन की स्थिति कैसी है, जमीन किस प्रकार की है, उसको भी ध्यान में रखकर DAP के साथ साथ वो पोटाश की मात्रा 25 किलो पोटाश ड्रिल कर सकता है और साथ ही साथ 20 से 25 किलो यूरिया ड्रिल कर सकता है। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो किसान केंद्र सरकार की तरफ से पिछले 3 सालों से हमारे बहुत सारे कृषि यंत्रों पर 50% और 80% के सब्सिडी मिल रही है। किसान भाइयों को उस अनुदान का लाभ लेना चाहिए और किसान समूह सोसाइटियों के माध्यम से जितने भी यंत्र हैं उनकी खरीद करके पराली का निवारण अपने खेत में करें, पराली में आग न लगाएं। किसान भाइयों,
हमारे जिन किसान भाइयों के पास आंवला के बाग हैं, उनसे गुणवत्ता युक्त अधिक फलन के लिए आंवला के बागों में इस समय कुछ कार्यों को करना होगा। तो आंवला के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर MS परिहार से। हाँ भाइयों, ऐसा है कि आंवले के बारे में अपन जो चर्चा कर रहे हैं, आंवला वैसे तो सामान्य रूप से सामान्य परिस्थितियों में होने वाला पौधा है, पर अगर आप इसमें समुचित मात्रा में पोषक तत्व देंगे, जो है वो प्रति पौधा आप ये समझिए कि करीब करीब 15 से 20 जो है वो किलो आपका जो है वो गोबर का सड़ा हुआ खाद या 15-20 किलो बर्मी कंपोस्ट, करीब करीब जो है वो एक पौधे में 100 से 150 ग्राम यूरिया, 200 से 250 ग्राम सुपर फास्फेट और करीब करीब जो है वो 100-150 ग्राम आपका पोटास देते हैं। उसके साथ हड्डी का चूरा, नीम की खली और इस तरीके से सारी चीज़ें देके और भरपूर अगर आप सिंचाई की व्यवस्था करते हैं तो पक्का मानिए कि 3 साल में आंवले का नवीन पौधा आपको फल देने की परिस्थितियों में मतलब जो है वो बदल जाएगा। 3 साल में आंवला का फल मतलब जो है मिलना प्रारंभ हो जाता है। किसान भाइयों, आंवला के बाग में कई तरह के खरपतवार आते हैं, जिनकी वजह से बाग में कीट और रोगों का प्रकोप होता है। साथ ही साथ यह आंवला के पौधों से पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए आप इन खरपतवारों की समय समय पर निराई गुड़ाई कर बाग को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे आंवला के फलों का अधिक उत्पादन मिल सके। आंवला में सिंचाई की वैसे कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, भरपूर पानी इस साल गिरा है, पर फिर भी चूँकि अब पानी का मतलब जो है वो वर्षा का काल ख़त्म हो गया है, तो अब विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इस बात को मतलब जो है वो ध्यान रखें कि अगर आपके आंवले में फल आ गया है तो उसमें मतलब जो है खाद के साथ साथ पोषक तत्वों के साथ साथ सिंचाई की भी आप विशेष रूप से मतलब आवश्यकता पूरी करें, ध्यान रखें, तो फल बढ़ने की जो अवस्था है वो जल्दी हो जाएगी। कहना चाहिए कि इसमें कोई विशेष रूप से कोई रोग और कीट नहीं लगते हैं, फिर भी फल मक्खी कभी कभी इसमें प्रकोप कर सकती है और जैसे टाइफाइड का भी प्रकोप हो जाता है। छाल भक्षी कीट, इस कीट का प्रकोप आंवला के जिन बागों की ठीक से देखभाल नहीं होती है उसमें अधिक होता है। इसके लार्वे प्ररोहों, शाखाओं एवं मुख्य तने की छाल को खाते हैं और आंवला के तने में छेद भी करते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पेड़ों की वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण पुष्पन और फलन प्रभावित होता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले बाग को साफ सुथरा रखना चाहिए और आवासीय छिद्रों को साफ करके उसमें तार डालकर लार्वे को नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा रुई को केरोसिन तेल या पेट्रोल में भिगोकर छिद्र में डालकर गीली मिट्टी से बंद कर देना चाहिए। और फलों के ऊपर मतलब जो है इस तरीके से स्पॉट बनने की प्रक्रिया बन सकती है, तो उस बात को ध्यान रखते हुए और आप जो है एक फफूंदनाशक और एक कीटनाशक कोई भी कार्बन डाइजन मैनकोजेब फफूंदनाशक के रूप में और मोनोक्रोटोफास आपका जो है कीटनाशक के रूप में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं और उससे फल सुंदर, स्वस्थ, बढ़िया बने होंगे। आंवला के बाग में एंथ्रेक्नोज रोग का प्रकोप, यह रोग आंवले की पत्तियों और फलों पर पहले छोटे गोल धब्बे की तरह नजर आते हैं। धब्बों का मध्य भाग हल्का भूरा तथा काले पिन के सिरे से उभार सहित दिखाई देता है। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगर बाय द वे किसी कारण से रासायनिक दवा का उपयोग नहीं करना है और आप जैविक रखना चाहते हैं तो उसमें नीम की पत्ती, नीम की निबोली को कुचल के आप डाल दें। उसमें अकौआ है, धतूरा है, आपका जो है अमरूद का पत्ता है, आपकी चिरोल का पत्ता है, इस तरीके से 10 पड़नी मिला के और मतलब जो है वो अगर और तेज करना है तो थोड़ा हरी मिर्च, लाल मिर्च भी उसमें कुचल के आप डाल के छान के और इसको भी आप कर सकते हैं। तो ये भी आपको कीट नहीं लगने देगा और मतलब जो है वो आपका जैविक आंवला पैदा होगा। तमाम सारी चीज़ें का ध्यान रखते हुए और इस तरीके से करके मतलब जो है वो आप ध्यान रखें।
हमारे राज्य में किसान बहुत सी सब्जियों और अन्य फसलों की खेती के लिए नर्सरी तैयार करते हैं, लेकिन खुले में नर्सरी डालने पर अधिक ठंड और कीट व्याधियों के प्रकोप की वजह से स्वस्थ पौधे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अगर किसान प्रो ट्रे में नर्सरी डाले तो इस होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो किस प्रकार से करें प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर तानिया सेठ से। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग पौधशाला तैयार करें, वो भी प्रो ट्रे में। प्रो ट्रे एक होता है जो प्लास्टिक का एक ट्रे होता है जिसमें 98 से 104 सेल्स रहते हैं। ये उसमें तो छोटा छोटा क्षेत्र रहते हैं, उसमें हम लोग पौधा तैयार कर सकते हैं बीज रुपाई करके। प्रो ट्रे प्रोपिलीन से बनी हुई विभिन्न कैविटी वाली ट्रे बाजार में आती है। सब्जी की नर्सरी लगाने के लिए 98 कैविटी यानी खाने वाली ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग 4-5 बार कर सकते हैं। आजकल फलों की पौध तैयार करने के लिए भी 21 बड़े खाने वाली प्रो ट्रे भी बाजार में मिलने लगी है, जिसका प्रयोग फलों की पौध तैयार करने के लिए कर सकते हैं। प्रो ट्रे में 2 तरीके का प्रो ट्रे आता है बाजार में, एक जिसमें 98 सेल्स रहते हैं और एक होते हैं जिसमें 104 सेल्स रहते हैं। हम लोग 104 सेल वाले जो छोटे छोटे दाने वाले बीज होते हैं, जैसे कि टमाटर, बैंगन, मिर्चा, कैप्सिकम, ये सब लगाने के लिए हम लोग 104 सेल वाले प्रो ट्रे यूज़ करते हैं। और जो कद्दू वर्गीय सब्जी होते हैं, जैसे आपका करेला हो, नेनुआ, लौकी, कोहड़ा, ये सब जिसमें दाने बड़े होते हैं, उसके लिए हम लोग 98 सेल वाले प्रो ट्रे यूज़ करते हैं। प्रो ट्रे में मोस्टली एक नीचे एक छेद बनाए जाते हैं ताकि जिसमें उसमें अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो वो छेद से वो निकल जाएगा। उसके बाद उसमें हम लोग सबसे पहले कोकोपीट और केचुआ खाद डालेंगे। कोकोपीट को सबसे 1:1 रेशियो में सम अनुपात में डालना है। कोकोपीट भूरे रंग का यह पदार्थ नारियल के रेशों में खनिज लवणों को मिलाकर कृत्रिम मिट्टी के तौर पर तैयार किया जाता है। यह अधिक जल ग्रहण और वायु संचार के कारण जड़ों का बेहतर विकास करता है। वर्मीकुलाइट यह एक माइका है जो कि हल्का वजन युक्त पदार्थ है। इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम तत्व भी पाए जाते हैं। यह हल्के रंग का होता है। परलाइट इसका उपयोग वायु संचार व जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। परलाइट सफेद रंग का होता है जो अभ्रक और एल्यूमिनियम सिलिकेट चट्टानों के टुकड़ों को अधिक ताप पर तपाकर तैयार किया जाता है। इन 3 ही अवयवों को 3:1:1 की मात्रा में मिलाकर मिश्रण बनाते हैं। तो सबसे पहले कोकोपीट को हम लोग थोड़ा पानी में उसको भिगो के उसके बाद उसको निचोड़ के उसको तोड़ लेते हैं। फिर उसमें सम परिमाण केचुआ खाद मिलाते हैं। फिर उसको हम लोग वो प्रो ट्रे में उसको भर देते हैं। इसके बाद उसमें हम लोग बीज सोइंग करेंगे और उसको ऊपर से और थोड़ा सा कोकोपीट और केचुआ खाद का जो मिश्रण है उसको डाल देंगे। लेकिन उसके बाद बीज डालने के बाद कभी भी उंगली से दबाया नहीं जाता है, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा नीचे चला जाता है। इसीलिए उसको बीज सोइंग करने के बाद ऊपर से हल्का से वो केचुआ खाद और कोकोपीट का मिश्रण डाल देना है। सब्जी की पौध 20 से 30 दिन में मुख्य खेत में स्थानांतरण योग्य हो जाती है। स्थानांतरण से 2 से 3 दिन पहले सिंचाई करना बंद कर दें ताकि पौधे में कठोरता आ जाए। पौधे को सावधानी से प्लग के बाहर इस तरह निकालें कि हाथ के अंगूठे एवं अंगुली के हल्के दबाव से खींचते हुए मृदा रहित मिश्रण का ढेला जड़ क्षेत्र समेत बाहर आ जाए। खेत में लगते समय पौध दबा कर लगाएं। इसमें हम लोग अगर प्रो ट्रे में तैयारी नहीं करके बीज पौधशाला अगर हम लोग ज़मीन में तैयारी करते हैं तो कुछ हम लोगों को नुकसान हो सकता है। सबसे पहला नुकसान तो ये होगा क्योंकि जब मिट्टी में तैयार करेंगे तो मिट्टी से जितने भी हमारे बीमारी आते हैं पौधे में वो आ जाएंगे, जो कि प्रो ट्रे में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग इसमें मिट्टी का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं और इसमें हम लोग कुछ भी रासायनिक खाद भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए पौधे का जो स्वस्थ होता है वो अच्छा होता है। प्रो ट्रे का और एक सुविधा है, प्रो ट्रे में आपको जल्दी अब पौधा तैयार हो जाते हैं, इसीलिए आप 15 दिन पहले ही उसका तुड़ाई कर सकते हैं मुख्य भूमि से। प्रो ट्रे से जब हम लोग पौधा लेके मुख्य ज़मीन में लगाते हैं तो वो उसके टाइम जो एक शॉक लगते हैं पौधे को वो नहीं होता है, क्योंकि प्रो ट्रे को थोड़ा सा नीचे से दबाने से वो मिट्टी के साथ ही कोकोपीट के साथ ही उसका पूरा रूट बाहर आ जाता है, तो उसके जड़ पे कोई भी डैमेज नहीं
नहीं होता है। और अगर इसके लिए आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो आप आपके आसपास के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर किसी भी आपका जो संस्थान होता है किसी से जुड़े हुए, वो सब जानकारी आपको बहुत जल्दी ही बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बोरखेड़ा जिला धौलपुर के जितेंद्र कुमार ने। आपने आलू की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई अभी जो आलू लगा चुके हैं उनके लिए रोगों का पहचान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि पहचानेंगे तभी उसका निदान सही ढंग से कर पाइएगा और अपने क्रॉप को से अच्छा मात्रा में कंद की उत्पादन कर सकते हैं। तो इसमें से जो पहला उसमें अगेती झुलसा जो कि अल्टरनेरिया ब्लाइट भी बोलते हैं, जब आप बुआई करते हैं कंद का तो उसे 3 से 4 सप्ताह के बाद ये रोग आने की संभावना रहती है। इस रोग की पहचान क्या है कि आपकी जो पत्तियां हैं उस पे भूरे रंग का छोटे छोटे स्पॉट्स पस्टूल्स बनने लगते हैं, जो कि गोलाकार, अंडाकार या कोणीय भी हो सकता है और कहीं पे भी ये दिखाई दे सकता है पत्तियों पर। रोग को सही से पहचानिए और प्रमाणित या स्वस्थ सीड का ही उपयोग कीजिए। दूसरी है कि यदि आपको डिजीज दिखाई दे तो उस पर आप फंजीसाइड का स्प्रे कीजिए, जो कि मैंकोजेब है, कैंपेनियन है, सैफ है। @0.2% की दर से उसका फोलियर स्प्रे करने से इसे काफ़ी हद से इसका निदान प्राप्त हो सकता है। और यदि इसके बाद भी आपका डिजीज कंट्रोल नहीं होता है तो आप 10 से 15 दिन के बाद इसका फिर से फोलियर स्प्रे कीजिए। तो ये अगेती रोग का कंट्रोल है। दूसरा है इसमें जो रोग आती है वो है पछेती झुलसा, जिसे कि लेट ब्लाइट भी कहते हैं, और ये अगेती झुलसा से ज़्यादा भयानक रूप में आती है और इससे काफ़ी डैमेज होती है। प्रबंधन: स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का प्रयोग करना चाहिए। रोग रोधी प्रजातियां कुफरी सतलुज, कुफरी आनंद, कुफरी बादशाह, कुफरी चिप्सोना 1, चिप्सोना 2 तथा कुफरी सिंदूरी प्रजातियां उगानी चाहिए। बीमारी के अनुकूल मौसम होने पर सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। रोग ग्रसित कंदों को भंडारण एवं फसल की बुवाई से पूर्व छांटकर अलग कर दें। बीमारी के लक्षण दिखाई देने से पूर्व मैंकोजेब रसायन की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इसमें एक बात और ध्यान देने बात है कि यदि आप खेत इससे पहले से अफेक्टेड है तो आप फसल चक्र 3-4 साल का उपयोग करें, जिसमें आप मक्का उगा सकते हैं या सोरगम उगा सकते हैं। तो इस तरह से फसल चक्र का उपयोग करें। जब आप बुआई के लिए जाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपकी जो कंद होती है उस पर ब्लैक कलर का ब्लैक स्कफ आता है, तो आप इसको पानी से छुड़ाइएगा भी तो नहीं छूटेगा। तो समझ लीजिए कि ब्लैक स्कफ या काली रूसी जिसको बोलते हैं उस तरह का आपको आलू के छिलके पे दिखाई देगा। तो वैसे सीड को आप कंद को खेती बुआई में उपयोग ना करें। इस तरह से आप सही समय पे यदि आप रोग को पहचान कर उसका सही टाइम पे इलाज करें तो आप अपने उपज को काफी मात्रा में नुकसान होने से बचा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।